इसमें लिखिएगा द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वेरियस शेल्स the arrangement of electrons in the various shells or energy levels of an atom or energy levels of an atom or the element of an atom of the element is known as electronic configuration of that element. Is known as electronic configuration of that element. The maximum number of electrons which can be put in a particular energy level was given by Bohr and Bury. Full stop. According to Bohr-Bury scheme, फर्स्ट पॉइंट, अब इसमें ना 3 पॉइंट्स हमको लिखने हैं. फर्स्ट पॉइंट लिखें द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, the maximum number of electrons which can be accommodated in any energy level of the atom which can be accommodated in any energy level of the atom is given by is given by 2n square is given by 2n square. ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको. पर बोहर-बरी स्कीम के 3 मेन पॉइंट्स हैं. वो 3 पॉइंट्स जो हैं वो आपसे पूछे जाते हैं. ठीक है, तो वो पहला पॉइंट ये है गिवन बाय 2n स्क्वायर. ब्रैकेट में मेंशन करेंगे वेयर स्मॉल n इज द नंबर ऑफ दैट एनर्जी लेवल, where small n is the number of that energy level.
ऑफ दैट एनर्जी लेवल, फर्स्ट लिखेंगे फॉर फर्स्ट एनर्जी लेवल for first energy level n is equal to 1. N is equal to 1. So the maximum number of electrons in the first energy level is equal to 2 into 1 का स्क्वायर यानी कि 2. सेकंड है और सेकंड एनर्जी लेवल n is equal to 2. So the maximum number of electrons in the second energy level is equal to 2 into 2 का स्क्वायर मतलब 8. और थर्ड एनर्जी लेवल n is equal to 3. So the maximum number of electrons in the third energy level is equal to 2 into 3 का स्क्वायर मतलब 18. और fourth energy level n is equal to 4. So the maximum number of electrons in the fourth energy level is equal to 2 into 4 का स्क्वायर मतलब 32. 2, 8, 18 और 32 ये होगा. सेकंड वाला जो पॉइंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है. सेकंड वाला पॉइंट नोट करेंगे. फर्स्ट ये था द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच कैन बी अकोमोडेटेड इन एनी एनर्जी लेवल ऑफ द एटम इज गिवन बाय 2n स्क्वायर. तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो किसी भी एनर्जी लेवल में आएंगे वो कितने होंगे 2n स्क्वायर के बराबर होंगे. यहाँ पर n क्या होगा नंबर ऑफ दैट एनर्जी लेवल. ठीक है. अच्छा तो ये तो पहला पॉइंट हो गया. पहले पॉइंट के बाद में जो दूसरा पॉइंट देखेंगे वो बड़ा इंपॉर्टेंट है. हाँ जी सेकंड पॉइंट देखिएगा. सेकंड पॉइंट में ये क्या बोल रहे हैं कि ऐसा है कि जैसे हमने देखा कि फर्स्ट एनर्जी लेवल जो है फर्स्ट एनर्जी लेवल में मैक्सिमम जो है फर्स्ट एनर्जी लेवल में मैक्सिमम हमारे पास 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे. सेकंड में 8 आएंगे, दूसरे थर्ड में 18 आएंगे और फोर्थ में आएंगे 32. ठीक है. तो पहले तो इन्होंने ये चीज़ एक्सप्लेन कर दी. फिर उसके बाद ये बोलते हैं कि किसी भी एनर्जी लेवल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे. समझ गए. जैसे इन्होंने पहले तो बोला कि सबसे पहली वाला जो शेल है उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, उससे ज़्यादा नहीं आएंगे. फिर वो बोल रहे हैं कि सेकंड में 8 आएंगे, थर्ड में 18 आएंगे और फिर 32 आएंगे. तो अब जो अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट ये एक्सप्लेन करेगा कि हमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा
किसी भी एलिमेंट में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा वो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। इस बोहर बरी स्कीम के हिसाब से ये तो है, ठीक है, लेकिन वो क्यों है कि भाई 8 से ज़्यादा क्यों नहीं है? फिर आप ये कहेंगे कि ये 18 और 32 क्या गलत पढ़ा है क्या हमने? ये गलत नहीं पढ़ा है। क्या है कि जो कुछ एलिमेंट्स जो हम पढ़ेंगे, जैसे केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में रूल भी चलता है और रूल के साथ एक्सेप्शन भी चलता है, तो अब हम एक्सेप्शन देखेंगे। हमारे सिलेबस में जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स हमें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 30 या 40 एलिमेंट्स बस हमको पढ़ने हैं, उससे ज़्यादा एलिमेंट्स हमें पढ़ने नहीं हैं। आप देखेंगे कि जो मैंने आपको एटॉमिक नंबर भी याद करने के लिए बोला कि 20 एलिमेंट्स के बोले, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड एलिमेंट्स हैं, ज़्यादा एलिमेंट्स और पूछे भी नहीं जाते। तो अब जो सेकंड पॉइंट है वो देखिएगा क्या है। हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी यही देखेंगे कि पहले शेल में 2 आएगा, दूसरे शेल में 8 आएगा, तीसरे शेल में 18 तक नहीं पहुंचने वाले हैं, हम 8 के बाद पहुंचेंगे ही नहीं, आगे बढ़ेंगे ही नहीं। देखिएगा कैसे। सेकंड पॉइंट नोट करें, द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम the outermost shell of an atom cannot accommodate more than 8 electrons. Cannot accommodate more than cannot accommodate more than 8 electrons, comma, even if it has the capacity if it has the capacity to accommodate more electrons. To accommodate more electrons. तो इसमें क्या है कि जो आउटर मोस्ट शेल है किसी भी एटम का, जो आउटर मोस्ट शेल है वो 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अकोमोडेट कर ही नहीं सकता, भले ही उसके अंदर कैपेसिटी हो 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करने की कैपेसिटी हो। जैसे मान लीजिए पहले शेल में 2 आ गए, दूसरे में 8 आ गए, तीसरे में 18 तक जाना चाहिए था, लेकिन वो 8 के आगे अकोमोडेट कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। उसका रीज़न क्या है वो रीज़न नोट करते हैं, 1 मिनट रुकिए बस। लिखिएगा रीजन में लिखिए, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल that having 8 electrons in the outermost shell makes the atoms very stable. Makes the atoms very stable. Full stop. If, however, the outermost shell is the first shell or K shell, if, however, the outermost shell is the
is the first shell or K shell. First shell or K shell. Then it can hold a maximum of 2 electrons only. Then it can hold a maximum of 2 electrons. It can hold a maximum of 2 electrons only. Full stop. This is because having 2 electrons in the outermost shell in the outermost shell when it is the first shell, also makes the atom very stable. ठीक है, तो सारी की सारी जो कहानी है वो स्टेबिलिटी की है कि एटम जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है अगर पहली शेल में तो बस 2 इलेक्ट्रॉन, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर ही नहीं सकता। दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तो मैक्सिमम कैपेसिटी भी 8 की है और वो भी 8 ही अकोमोडेट करेगा। लेकिन तीसरी शेल में वो मैक्सिमम 18 तक जा सकता है। तो अगर मान लीजिए 8 भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ना तीसरी शेल में, तो वो 8 के बाद कहेगा कि भाई मेरे को और बाकी के 10 इलेक्ट्रॉन्स नहीं चाहिए। भाई 18 बनाने के लिए, तीसरी शेल में 18 बनाने के लिए उसको 10 इलेक्ट्रॉन्स की और ज़रूरत होगी। तो वो ये कहेंगे कि भाई हमको और बाकी के 10 इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं, 8 इलेक्ट्रॉन से ही हम स्टेबल हो गए हैं। तो एटम अकोमोडेट 8 से ज़्यादा करेगा ही नहीं, क्योंकि उसको स्टेबिलिटी की तलाश रहती है। किसी भी एटम, कोई भी एलिमेंट हो, उसका किसी भी एटम को स्टेबिलिटी की ज़रूरत होती है। वो 8 एटम पर, 8 ही इलेक्ट्रॉन पर ही स्टेबल हो जाता है। तो जब वो 8 पर ही स्टेबल हो जाएगा तो बाकी के 18 लेगा ही, तो बाकी के 10 लेगा ही। ठीक है, तो ये रीज़न है, ये रीज़न आपको याद रखना है। ठीक है, थर्ड देखिएगा, इलेक्ट्रॉन्स Electrons in an atom do not occupy a new shell. Electrons in an atom do not occupy a new shell unless all the inner shells are completely filled with electrons. ठीक है, तो किसी भी इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम डू नॉट ऑक्यूपाई अ न्यू शेल। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन में पहला वाला जो शेल है, पहले वाली शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो जो अगला शेल है, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो अगले शेल पे जंप कर जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले पहला वाला जो शेल है, पहला वाला शेल पूरी तरीके से भरेगा, उसके बाद बाकी के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दूसरी शेल में जाएंगे।
ऐसा कभी भी नहीं होगा कि दूसरा शेल जो है वो अभी अधूरा है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हुए नहीं हैं और तीसरा शेल जो है वो भरना शुरू हो जाए, तो ऐसा कभी नहीं होगा। स्टेप बाय स्टेप होगा कि सबसे पहले पहला शेल भरेगा, उसके बाद दूसरा शेल भरेगा, दूसरा भरने के बाद फिर वो इलेक्ट्रॉन तीसरे में पहुंचेगा, तीसरा भरने के बाद फिर वो चौथे में पहुंचेगा। तो बोहर बरी स्कीम में 3 पॉइंट्स थे। पहला पॉइंट ये था कि किसी भी एनर्जी लेवल में, जिसको हम शेल भी बोल देते हैं या ऑर्बिट भी बोल देते हैं, उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 2n² के बराबर होंगे, जहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ दैट शेल, है ना। पहली शेल तो n = 1, दूसरी शेल तो n = 2, तीसरी तो n = 3, इस तरह से। थर्ड क्या है कि किसी भी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स ही, आउटर मोस्ट शेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा आएंगे नहीं। उसका रीज़न आपको याद करना है। रीज़न बिल्कुल सिंपल है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स पहली शेल को छोड़कर, पहली शेल में मैक्सिमम 2 ही हैं, 2 से ज़्यादा नहीं है वो ऑक्यूपाई करेगा। उसके बाद दूसरी शेल, तीसरी शेल, चौथी शेल, कितनी भी शेल हो, अगर उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ गए तो 8 के बाद वो 9वां इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं। वो सीधा सीधा कह देगा कि भाई मैं स्टेबल हो गया, मुझे और इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत ही नहीं है, तो वो फिर से तीसरी शेल में तब वो जंप कर जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला ये है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन वो पहली वाली जो, जैसे मान लीजिए पहली शेल है, पहली शेल पूरी तरह से भरेगी तब इलेक्ट्रॉन दूसरी शेल में भरने शुरू होंगे, दूसरी शेल पूरी तरह से भरेगी तब वो तीसरी शेल में भरने शुरू होंगे। ये 3 आपके टोटल इसकी बहुत बड़ी स्कीम के 3 कंसिडरेशन हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन देखिएगा, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्वेश्चन नंबर 1। सर तो ऐसे नहीं हो सकता कि किसी एलिमेंट में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो, तो वो 18 हो जाए, मुझे नहीं 18 नहीं होंगे, 18 नहीं होंगे। 18 एक्चुअली क्या है कि होंगे, अभी नहीं है, अभी 9th क्लास में हमको सिर्फ यहीं तक बहुत बड़ी स्कीम तक लिमिटेड रहेगा। सिर्फ यही स्कीम नहीं है जो हमेशा लागू होगी। आप अगली क्लासेस में जाएंगे तो वहाँ पर पता चलेगा कि इस स्कीम के भी कुछ ड्रॉबैक्स थे। अब अगली स्कीम आपको पढ़नी पड़ेगी, 10th में नहीं है, 11th में, ठीक है। 10th में ये वाली सारी चीज़ें नहीं, 10th में बिल्कुल अलग तरीके की केमिस्ट्री है। तो अभी के लिए इतना ही देखना है कि 8 से ज़्यादा नहीं है, 9th क्लास के लेवल तक 8 से ज़्यादा नहीं है। Write the electronic configuration write the electronic configuration of an element capital X of an element capital X whose atomic number is 12. Write the electronic configuration of an element capital X whose atomic number is 12, जिसका atomic number 12। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और जनरली जब तक हम इलेक्ट्रॉन किसी को दे ना दें या इलेक्ट्रॉन हम ले ना दें, तो तब तक ये एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों के ही इक्वल होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जनरली दोनों इक्वल ही होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हो गए, तो अगर एटॉमिक नंबर 12 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, इसमें 12 हो गए, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज, ऐसे लिखना K और K के नीचे लिखना 2, K यानी कि पहली शेल, दूसरी शेल L में कितने आएंगे 8, ठीक है। तो 2 + 8 कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है। तो पहली शेल पूरी तरह से भर गई, दूसरी शेल पूरी तरह से भर गई। अब बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स तीसरी शेल में जाएंगे, तो कितने बचे इलेक्ट्रॉन, 2 बचे, तो 2 8 2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कार्बन एटम। हाँ जी, हाँ हाँ, K फर्स्ट शेल, L सेकंड शेल, M थर्ड शेल, ठीक है। ये हो गया। चलिए क्वेश्चन, हाँ जी बोलिए।
सर एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ इधर से आवाज़ आ रही है, इतनी क्लियर आवाज़ है। ये तो मुकुंद है ऑनलाइन, लगा नहीं काफ़ी क्लियर आवाज़, उसको माइक बड़ा अच्छा है। मुझे लगा इधर से आवाज़ है, इधर से आवाज़ है, कहाँ से आ रही है। चलो हाँ बताता हूँ। तो ऐसा है कि इसमें क्या है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट कैपिटल एक्स हुज एटॉमिक नंबर इज 12। और ये तो आज हुआ है, आज ऐसी आवाज़ आई है इसकी, मुकुंद की ऐसी आवाज़ आई है जैसे यहीं बैठा हो। और कई बार ऐसा होता है कि किसी किसी स्टूडेंट का माइक या इंटरनेट कनेक्शन ऐसा होता है कि मैं अभी कुछ बोल रहा हूँ, उसके थोड़ी देर बाद आवाज़ आती है यस सर। अब मुझे ये नहीं पता कि वो यस सर किस चीज़ के बारे में बोल रहे हैं। 2 मिनट बाद हम किसी और टॉपिक पर पहुँच गए, बीच में से आवाज़ आ गई यस सर। तो नहीं वो आपने क्वेश्चन समझाया था ना, समझ में आया नहीं, आपने पूछा था तो मैंने यस सर बोला। तो किसी किसी जगह नेटवर्क का ऐसा, और यहाँ इतना बढ़िया नेटवर्क है। चलिए जी देखिए, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट कैपिटल एक्स हुज एटॉमिक नंबर इज 12। तो अगर किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 12 दे रखा है, तो एटॉमिक नंबर 12 का मतलब ये हो गया कि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 12 होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 12 होंगे। अनटिल एंड अनलेस हम किसी को कुछ डोनेट ना कर दें या बाहर से हम कुछ एक्सेप्ट ना कर दें, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल ही होते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल आ गए, किसके इक्वल आ गए, 12 के इक्वल आ गए। ठीक, अच्छा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, हम ये कहेंगे पहले शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8 आएगा तो 8 हो गया, तो 2 + 8 कितना हो गया 10। अब टोटल इलेक्ट्रॉन थे कितने 12, तो 10 हो गए, तो तीसरे शेल में 2 ही बचे, तो 2 ही आएंगे इसमें। ठीक है, तो 2 8 2 समझ गए। यस सर। चलिए ठीक है, चलो जी अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जी अगर थर्ड शेल में 16 इलेक्ट्रॉन है तो वो फोर्थ शेल फॉर्म करेगा। वो फोर्थ में पहुंच जाए। अगर तीसरे में पहला और दूसरा ऑक्यूपाई होने के बाद में अगर मान लीजिए 16 बचते हैं, ठीक है, तो वो 16 में क्या होगा कि 8 तीसरे में और 8 चौथे में, ऐसा होगा। राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in a carbon atom. Right, the distribution of electrons in a carbon atom. बताओ भाई एटॉमिक नंबर कार्बन का 6। Atomic number of carbon is 6. कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। ठीक है, पहली चीज तो ये कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स is equal to number of electrons number of protons is equal to number of electrons is equal to 6. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों ही इक्वल हो गए और दोनों 6 के इक्वल हो गए। जब 6 हो गया तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाएगा?
क्वेश्चन 3 देखिएगा, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम एटम। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम एटम। तो सोडियम एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। सोडियम का सिंबल क्या होता है? Number of protons is equal to number of electrons is equal to 11. Therefore, electronic configuration of Na is K L M. K में कितना आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स, L में 8, तो 2 + 1 10 हो गया, टोटल 11 है। दूसरे में कितना आ जाएगा? 1, तो 2, 8 और 1, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। हाँ जी, 4th देखिएगा। What would be the electronic configuration of a positively charged electronic configuration of a positively charged sodium ion? Positively charged sodium ion what would be its atomic number? What would be the electronic configuration of a positively charged sodium ion? तो positively charged sodium ion का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास एटॉमिक नंबर सबसे पहले तो सोडियम का देखना है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 हो गया, एटॉमिक नंबर 11 हो गया सोडियम का, पहली चीज। उसके बाद देखिएगा, अब वो कह रहे हैं कि व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयन। तो सोडियम आयन कैसे बनता है वो देखना है हमको। हम यहाँ पर ये बोलेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स
इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 11। ये हो गया। अभी सोडियम की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 281। जैसे हम KLM करके लिख रहे हैं ना, ऐसे कॉमा कॉमा लगा कर भी लिखा जा सकता है। 2, 8 और 1। तो 2 लिखा है पहले, तो इसका मतलब ये पहली शेल में है। 8 दूसरे प्लेस पर लिखा है तो दूसरे शेल में है, और 1 तीसरे प्लेस पर लिखा है तो तीसरे शेल में है। अब आप ये देखिएगा कि स्टेबिलिटी के लिए कितने चाहिए होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। बहुत बड़ी स्कीम में यही था कि पहली शेल को छोड़कर उसके अलावा जितने भी शेल्स होते हैं उसमें स्टेबिलिटी के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। तो दूसरे में 8 हो गए, तीसरे में तो 1 ही है। तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर इतनी एनर्जी नहीं होती कि ये बाहर से 7 इलेक्ट्रॉन्स को ड्रैग कर सके, खींच के अंदर बुला सके। तो एनर्जी कंसिडरेशंस बोलते हैं इसको, कि बाहर से 7 इलेक्ट्रॉन्स खींचना बड़ी मुश्किल है, लेकिन यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देना बड़ा आसान है। तो ये क्या करता है, स्टेबल होने के लिए कोई भी एनर्जी लेवल तब तक एग्जिस्ट करेगा जब तक उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन होगा। अब तीसरे एनर्जी लेवल में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसने क्या करा कि ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। डोनेट कर दिया तो तीसरे इलेक्ट्रॉन में अब कितने इलेक्ट्रॉन, तीसरे एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 0। तो वो जो तीसरा एनर्जी लेवल है वो ऐसा नहीं है कि कोई एक पाथ बना हुआ है, कोई रास्ता बना हुआ है, कुछ नहीं है। बस वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स उस पाथ में रोटेट कर रहे थे तो वो एनर्जी लेवल एग्जिस्ट कर रहा था। 1 इलेक्ट्रॉन था वो डोनेट कर दिया तो वो एनर्जी लेवल भी खत्म। तो इसका मतलब अब बस 2 ही एनर्जी लेवल रह गए, पहला 2 और दूसरे में 8, बस यही बचा। तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन था वो आप डोनेट कर दिया तो एनर्जी लेवल भी एग्जिस्ट ही करेगा, खत्म हो गया। now number of protons in sodium, number of protons तो 11 ही है। प्रोटॉन थोड़ी डोनेट करेंगे भाई, वो तो 11 के 11 ही रहेंगे ना प्रोटॉन। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्फ़िगरेशन, तो इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्फ़िगरेशन था ना ये 2, 8 और 1। आपने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, इलेक्ट्रॉन कितने बचे? अब 10 बचे, 10 बचे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Na इस टर्म, तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स बचे 10। तो प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में ज़्यादा कौन है? पॉजिटिव। और कितना ज़्यादा है नेगेटिव से? 1 ज़्यादा। तो इसका मतलब हम ये कहेंगे सोडियम आयन इज Na1+। Na1+ लिखो। और जनरली केमिस्ट्री में क्या है कि जो ये एटम्स हैं या आयन्स हैं उसमें ना 1 लिखा नहीं जाता, लिखने की ज़रूरत नहीं होती। आप चाहो तो 1+ लिखो और चाहे तो आप सिर्फ Na+ लिख दीजिए। एक मिनट। हेलो, तो सोडियम आयन क्या बन गया? Na1+। ठीक है। तो अब इन्होंने क्या पूछा, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयन? सोडियम आयन इज, कितने इलेक्ट्रॉन बचे उसमें? 10 बचे। 2,8 बस। उसके बाद बोल रहे हैं व्हाट वुड बी इट्स एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर बताओ क्या होगा? समझ गए? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एक्चुअली एटॉमिक नंबर की जो डेफिनेशन है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है।
इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ ब्रैकेट में ये लिखा जाता है जनरली। जनरली का मतलब क्या है, आमतौर पर, ठीक है। और हाँ मिलेगा आमतौर पर, तो आमतौर पर तो यही होगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होंगे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो प्रोटॉन तो उतने ही रहे ना, इलेक्ट्रॉन ही तो डोनेट करें। लिखिएगा एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम आयन, सोडियम आयन मतलब Na1+ आयन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। भाई प्रोटॉन्स पर कोई फर्क नहीं पड़ा, वो 11 के 11 ही है, तो एटॉमिक नंबर अभी भी 11 ही रहेगा, ठीक है। वो सारे भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे या 1000 इलेक्ट्रॉन्स ले भी लिए, तो उसका एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल रहेगा, ठीक है, उसमें चेंजेस नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 5 है, explain why sodium ion Na+ लिखो या Na1+ लिखो, मैंने बताया आपको एक ही बात है, has completely filled K and L shells। completely filled K and L shells। हमें बताना है कि सोडियम प्लस आयन में completely filled K and L shells क्यों होती है। सेम क्वेश्चन नहीं है क्या? नोट कीजिएगा, आंसर इसका लिखें, लिखिएगा टू अचीव स्टेबिलिटी, या लिखें टू अचीव इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट, टू अचीव इनर्ट गैस INERT, बता रहा हूँ पहले ये तो लिखो, आंसर लिखो फिर बताओ। टू अचीव इनर्ट गैस INERT, इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट, इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट, टू अचीव इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट, sodium donated to achieve inert gas electron arrangement, sodium donated its outermost one electron, its outermost one electron, so the third energy level does not exist in sodium ion,
So the third energy level does not exist in sodium ion. सोडियम आयन में थर्ड एनर्जी लेवल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट इन सोडियम आयन एंड वी आर लेफ्ट विद completely filled K and L shells. And we are left with completely filled K and L shells. ठीक है, क्वेश्चन का मतलब समझ लीजिए. एक्सप्लेन वाई सोडियम प्लस आयन हैज कम्प्लीटली फिल्ड के एंड एल शेल्स. तो आप ये देखेंगे सोडियम प्लस आयन में क्या हुआ, ये के शेल यानी कि पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 से ज़्यादा आएगा क्या उसमें, नहीं, पूरी तरह से फिल्ड है के शेल. दूसरी शेल है एल शेल, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, तो दूसरी शेल में क्या 8 से ज़्यादा आएगा, नहीं आएगा, तो ये भी पूरी तरीके से फिल्ड अप है. तो इसमें पहली और दूसरी शेल के और एल शेल पूरी तरह से फिल्ड अप क्यों है, क्योंकि इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट, ये कहते हैं ना टू अचीव स्टेबिलिटी, उसके लिए ज़्यादा टेक्निकल टर्म है टू अचीव इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट. आप अगर आंसर में लिख कर आएंगे स्कूल में टू अचीव स्टेबिलिटी, टीचर ठीक है नंबर दे देगा, ठीक, लेकिन अगर आप लिखेंगे टू अचीव इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट तो टीचर पर एक ही इंप्रेशन चला जाएगा कि हाँ भी बच्चे ने जरा पढ़ाई ढंग से कर रखी है. स्टेबिलिटी को अचीव करने का मतलब है टू अचीव इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट. वो मैं आपको बताऊँगा कि वो क्यों है, इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट का मतलब क्या है. तो उसके लिए क्या है कि उसने आउटर मोस्ट जो उसकी एम शेल थी, एम शेल में से एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया. अब जब एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करा तो वो जो तीसरी जो शेल थी उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करा, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करती वो तीसरी शेल भी एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो 2 ही शेल बची और दोनों शेल पूरी तरह से फिल्ड है. बस यही, ठीक है. चलिए जी, बाकी नेक्स्ट क्लास में कल देखते हैं.